हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट भौतिक जगत। और भौतिक जगत में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो भौतिक जगत होता है वो प्रकृति में जितनी भी घटनाएं घटित होती है, चाहे आप देखिए जैसे बारिश का होना है, बादल का गरजना है, या फिर जैसे मान लिए कोई भी आविष्कार हो रहा है, या कोई भी जैसे हवा कहीं चल रही है, ठीक है, गर्मी की हो रही है, कोई वस्तु गर्म की हो रही है, ठंडी की हो रही है, हम आसपास में जितनी भी वस्तुओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं वो सभी भौतिक जगत के अंदर आती है। और भौतिक जगत में हम भौतिक विज्ञान के अंदर हम अध्ययन करते हैं। तो भौतिक विज्ञान में जैसे विज्ञान होता है, विज्ञान शब्द का अर्थ होता है, विज्ञान जो शब्द होता है वो एक सेंटिया शब्द होता है। सेंटिया, इसका अर्थ होता है जानना। मतलब ये होता है, इसका अर्थ जानने का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है कि आप जो भी घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में हम जानने के लिए उत्सुक हैं कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, इनके पीछे की वजह क्या है, इनके पीछे का कारण क्या है। तो ये सभी कारण जो आप जानना चाहते हैं ये सभी भौतिक विज्ञान के अंदर आते हैं, साइंस के अंदर हम पढ़ते हैं। तो विज्ञान क्या होती है, विज्ञान की परिभाषा आप ले सकते हो कि विज्ञान जो होता है वो किसी घटना के क्रमबद्ध यानी क्रम से क्रमबद्ध सुव्यवस्थित तथा परिष्कृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मतलब ये आप कह सकते हैं कि कोई भी, जैसे आप बात कीजिए कि जैसे आवर्त सारणी थी, आवर्त सारणी में पहले डॉबराइनर ने अपने तरीके बताए, ठीक है, उसके बाद आए मैंडलीफ के बाद आए मैंडलीफ से पहले आए न्यूलैंड, फिर न्यूलैंड के बाद आए मैंडलीफ के बाद एक आवर्त सारणी और आई। तो इस तरह से क्या हुआ, जो भी वैज्ञानिक आते गए तो उनके नियमों में कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर किया गया और कुछ नए नियम बनाए गए। तो उसमें जो सुधार हुआ तो वो कहता है परिष्कृत। सबसे पहले क्रम, कि पहले कुछ पुराने वैज्ञानिक थे, फिर उनके बाद नए आए, फिर और नए आए, फिर थे सुव्यवस्थित, उनको सही व्यवस्थित से व्यवस्थित किया कि पहले पुराने वैज्ञानिकों को रखा गया, उसके बाद नए वैज्ञानिक आए, फिर उसके बाद और नए आए, उसके बाद हम कहेंगे परिष्कृत। परिष्कृत का मतलब है कि उसमें जो कमियां थी उन्हें दूर करा गया। तो इस तरह से इस चीज़ को हम कहते हैं विज्ञान। अब देखिए, एक आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिक थे। आइंस्टीन जो थे उन्होंने एक समीकरण दिया था E बराबर mc², जहाँ जो E होता है ये होता है पदार्थ की ऊर्जा, m होता है पदार्थ का द्रव्यमान, c होता है प्रकाश की चाल। इसको हम कहते हैं 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड। आइंस्टीन ने कहा था कि कोई वस्तु होती है उसे द्रव्यमान में, द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। जहाँ c है प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि किसी भी वस्तु का वेग प्रकाश के वेग से, प्रकाश की चाल से अधिक नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि कोई भी जो पदार्थ होता है, पदार्थ या जो द्रव्य होता है उसके दो रूप होते हैं। एक तो उसका कुछ द्रव्यमान होगा और उसकी क्या होगी, कुछ ऊर्जा होगी। तो द्रव्यमान में अब पदार्थ जो होता है, पदार्थ की 3 तरह की अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। और ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा में आप जैसे यांत्रिक ऊर्जा ले सकते हैं। यांत्रिक ऊर्जा हो गई, जो कि आप कह सकते हैं कि ये स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा दोनों का योग होती है। किसी वस्तु की स्थिति कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है, और किसी वस्तु की गति कारण उत्पन्न ऊर्जा गति ऊर्जा होती है। इसे मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। इसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। दूसरा होता है ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी से कहते हैं। ये होता है तरंगों की कंपनों की वजह से, कंपन यानी वाइब्रेट के कारण। तीसरा होता है प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा में हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण के बारे में।
ठीक है। और इसके अलावा जैसे विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा होती है, विद्युत चुम्बकीय में हम क्या अध्ययन करेंगे? विद्युत चुम्बकीय में हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में बताएंगे। इसका अध्ययन करेंगे। 5वां है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी में हम क्या करेंगे? किसी भी पदार्थ के ताप, दाब, घनत्व, आयतन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये कुछ ऊर्जा और द्रव्यमान की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रकृति में मूल बल। तो प्रकृति में जो मूल बल होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। इनको फंडामेंटल फोर्सेस भी कहते हैं। पहला है गुरुत्वीय बल, इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? इसको कहते हैं इंग्लिश में ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या होता है? देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होता है कि यह बल स्थूल कणों पर लगता है। स्थूल कणों का मतलब ऐसे कण जो विशाल होते हैं। यह विश्व में सभी पिंडों पर लगता है। ये सभी पिंडों पर लगता है। ठीक है। तो आप देखिए, जैसे दो मेरे पास वस्तुएं हैं, एक का द्रव्यमान m1 है और एक का द्रव्यमान m2 है और इनके मध्य की दूरी r है। तो ये जो बल होगा, जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही ज़्यादा गुरुत्वीय बल का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और इनके बीच की दूरी के वर्ग यानी 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लीजिए। तो इन समीकरण 1 व 2 से आप इसको m1 m2 बटे r² लिख सकते हैं। अगर आप समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, इसको बोलेंगे g। ये g जो होगा ये होगा गुरुत्वीय नियतांक। और बल का मात्रक जो होगा न्यूटन। इसको एन से नोट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, इधर ही देख लीजिए, विद्युत चुम्बकीय बल। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये क्या बल होता है? ये वो बल होता है जो यह सूक्ष्म कणों पर लगता है, सूक्ष्म कणों पर लागू होता है। सूक्ष्म कणों का मतलब जैसे किसी परमाणु के अंदर हम बात कर सकते हैं, जैसे परमाणु के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन सभी के लिए हम बोल सकते हैं ये लागू होता है। इसकी यह कूलाम ने दिया था। ये इसको किसने बताया? कूलाम ने बताया था। ठीक है, इसको कूलाम ने बताया था। ये इसने कहा कि मान लीजिए कि ये कोई आवेश है Q1 और ये कोई आवेश है Q2, इनके बीच की दूरी है r। तो इस पर लगने वाला बल जो होगा वो इन दोनों आवेशों के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसको लगाएंगे तो Q1 Q2 बटे r² कर सकते हैं इसको। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं F बराबर K Q1 Q2 बटे r², जहाँ K जो है वो कूलाम नियतांक होता है। अब देखिए, यहाँ पे कूलाम ने बताया कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो देखिए जो परमाणु होता है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इस पर ऋणावेश होता है, इस पर धनावेश होता है और यह उदासीन होता है। इस पे आवेश का मान -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसमें +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है और इसका 0 होता है। इस पे द्रव्यमान जो होता है 9.1 × 10⁻31 kg होगा। ये 1.67 × 10⁻27 kg होगा।
और ये 1.67 × 10⁻⁻27 kg होगा। ये आवेश का मान है और ये द्रव्यमान है। ठीक है, अब देखिए जो आवेश था, जो कूलाम ने बताया कि हम जनरली आवेश को Q से बता सकते हैं। अगर समान आवेश है Q और पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है तो ये प्रतिकर्षण करेंगे, और अगर नेगेटिव पॉजिटिव है या पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये आकर्षित होंगे। ठीक है, इस तरह से होगा। आगे देखिए, आगे हम नेक्स्ट की बात करते हैं। आगे देखिए, आगे है ध्रुवल नाभिकीय बल। इसको कहेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये क्या होता है कि देखिए, जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। लेकिन इन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अलावा भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको ये नाभिक संभाल के नहीं रख सकता है, नाभिक इनको बांधे नहीं रख सकता है। तो ये तत्व रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनके मध्य, इनके और नाभिक के मध्य क्या होता है, ध्रुवल बल पाया जाता है। ठीक है, हम लिख सकते हैं नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अतिरिक्त अन्य बल भी होते हैं, अन्य तत्व जैसे अल्फा बीटा गामा, इनको कहेंगे अल्फा बीटा गामा तत्व होते हैं, जिन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। नाभिक से इन पर दुर्बल बल लगता है तथा ये नाभिक से उत्सर्जित हो जाते हैं, ठीक है, तो दुर्बल नाभिकीय बल किसके बीच में लगेगा, अल्फा बीटा गामा जो तत्व होते हैं, रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं, तो उसके और नाभिक के बीच में जो बल लगता है उसे हम कह सकते हैं कि ये जो बल होगा ये होगा दुर्बल नाभिकीय बल। ये बल जो होगा ये आप कह सकते हैं कि ये बल होगा दुर्बल नाभिकीय बल। आगे देखिए, आगे हम बात कर सकते हैं प्रबल नाभिकीय बल की। आगे देखिए फोर्थ, प्रबल नाभिकीय बल। इसे कह सकते हैं आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये क्या बल होता है, जैसे ये नाभिक होता है, नाभिक में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो देखिए क्या होता है कि इस नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे एक प्रतिकर्षण बल लगता है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, तो वैसे न्यूट्रॉन में लगे, प्रोटॉन में प्रतिकर्षण बल लगता है। और इस प्रतिकर्षण बल के कारण क्या होता है कि ये नाभिक से बाहर भी निकल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको अपनी ओर खींचेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि नाभिक स्वयं भी इन पर एक आकर्षण बल लगाता है, उसे कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। और ये जो प्रबल नाभिकीय बल होता है, ये प्रबल नाभिकीय बल जो होता है ये 100 गुना प्रबल होता है विद्युत चुम्बकीय बल से। तो इस कारण से क्या होता है कि नाभिक खंडित नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर प्रोटॉन प्रतिकर्षण बल के कारण प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा तो नाभिक का अस्तित्व नहीं रहेगा, लेकिन नाभिक का अस्तित्व रहता है, क्योंकि नाभिक स्वयं भी एक बल लगाता है, इसे कहते हैं
प्रबल नाभिकीय बल, और ये 100 गुना प्रबल होता है विद्युत चुम्बकीय बल से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ नहीं खींच पाएगा, क्योंकि नाभिकीय बल इतना ज़्यादा होता है। प्रकृति में सबसे ज़्यादा बल होता है प्रबल नाभिकीय बल। तो इस तरह से आज हमने 4 बलों का अध्ययन किया, ठीक है, और भौतिक विज्ञान के बारे में हमने समझा। तो आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।